देखो, हम लोगों ने अभी तक इंडिफरेंस कर्व का हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा है। उस प्रयोग के क्रम में एक प्रयोग हम और भी इसका पढ़ सकते हैं, इसको हम कहते हैं इनकम लेजर चॉइस। आय और आराम के बीच चुनाव की बात है, उसकी व्याख्या हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। बहुत विस्तार से इसमें लिखा हुआ है, चित्र भी बनाया हुआ है, समझाया भी गया हुआ है। पहले इसको हम तुमको पढ़ के सुना देते हैं, फिर हम ब्लैक बोर्ड पर तुमको उसका चित्र बना करके समझा देंगे। देखो, इनकम इज डिराइव्ड बाय सेक्रीफाइसिंग लेजर। बहुत साफ साफ एक लाइन में पूरा स्टेटमेंट है कि आय हमको तब प्राप्त होती है जब हम आराम का त्याग करते हैं, अर्थात हम आराम छोड़ करके काम करते हैं तभी हमको आय प्राप्त होती है। ये एक सामान्य सा स्टेटमेंट है। इन इकोनॉमिक्स लेजर इज रिगार्डेड एज ए नॉर्मल कमोडिटी विच यील्ड्स डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स में आराम भी एक कमोडिटी है, जैसे गेहूँ चावल दाल डायरेक्ट खा लेते हैं, आपको संतुष्टि मिल जाती है। आराम भी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है। आप सो गए, आपको अच्छा लग जाता है, सीधी सी बात है। तो यह डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। लेजर आराम आपको सीधे संतुष्टि देता है। इनकम यील्ड्स इनडायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, जबकि इनकम आपको अप्रत्यक्ष संतुष्टि देता है। आपके पास 100 रुपया है, यू कैनॉट ईट 100 रुपीज़। आप 100 रुपये से सामान खरीद करके खाओगे, लेकिन 100 रुपया आप सीधे खा नहीं सकते। इसका मतलब 100 रुपये का डायरेक्ट आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। इट गिव्स डेराइव्ड सेटिस्फैक्शन। ये व्युत्पन्न संतुष्टि प्रदान करता है। आप इसे कुछ खरीदेंगे, तब खाएंगे, तब आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। तो आराम डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है और इनकम आपको डेराइव्ड सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है। यह बात हमको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। इसके अलावा आय और आराम के बीच ट्रेड ऑफ क्या है, इसको आप इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम इंडिफरेंस कर्व पर एक्स अक्ष पर एक्स बस दिखाते हैं, वाई अक्ष पर वाई बस दिखाते हैं, तो यहाँ हम एक्स अक्ष पर आराम दिखा देते हैं और वाई अक्ष पर इनकम दिखा देते हैं। ठीक है। तो और हम चित्र बनाकर बता सकते हैं कि कितना हम आराम छोड़ेंगे तो हमें कितनी आय प्राप्त होगी, और जितना आराम छोड़ेंगे वही हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब वर्क और लेजर की व्याख्या हम एक्स एक्सिस पर करेंगे और इनकम वट एवर वी डिराइव फ्रॉम द सेक्रीफाइसिंग लेजर दैट विल बी प्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस, उसे हम वाई अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे। कैसे करेंगे अभी आपको हम इसमें दिखाते हैं। ठीक है। तो ट्रेड ऑफ अक्सर होता है। ट्रेड ऑफ क्या होता है? ट्रेड ऑफ का मतलब सीधा सा होता है कि किसी एक को छोड़ करके दूसरा कितना आप पाने या लेने को तैयार हैं। कभी भी ट्रेड ऑफ शब्द का इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है एक्सचेंज की बात हो रही है कि किसको कितना छोड़ेंगे, किसको कितना पाएंगे। ठीक है। अब देखो, इनकम लेजर कॉन्स्टेंट वेज रेट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेबर। मजदूरी की दर जो होती है वही आराम की अवसर लागत है। क्या अवसर लागत क्या होता है? आपने पीछे पढ़ा है। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या किसे कहते हैं? कास्ट ऑफ सेक्रीफाइस्ड अल्टरनेटिव, त्यागे गए विकल्प की कीमत को अवसर लागत कहते हैं। आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो अगर आराम छोड़ते हैं तो क्या पाएंगे? इनकम पाएंगे। ठीक है। इसका मतलब जो वेज रेट है वही है, अपॉर्चुनिटी कास्ट है लेजर की। लेजर छोड़ने की अवसर लागत मजदूरी की दर है। दूसरे शब्दों में, इनवर्स टू इंक्रीज लेजर बाय 1 आवर एन इंडिविजुअल हैज़ टू फोरगो द अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग इनकम। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 घंटे का आराम चाहते हैं, बढ़ाते हैं, तो उतना समय आप अपनी आय कमाने की का जो अवसर है उसका त्याग करेंगे। अगर 1 घंटे सो गए तो क्या उस घंटे में कमाएंगे? इसका मतलब 1 घंटे अगर आप आराम बढ़ाएंगे तो आपकी इनकम कमाने की जो क्षमता है वो 1 घंटे के बराबर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
और वेज रेट का मतलब होता है पर आवर या पर डे जो रेट आपका वेज मजदूरी का तय हुआ वो आपका वेज रेट है। जैसे 300 रुपया रोज अगर मजदूरी तय है तो वो क्या हो जाएगी मजदूरी की दर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनकम लेजर के बीच इक्विलिब्रियम आप कैसे दिखाते हैं इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से, उसकी व्याख्या भी आप कर सकते हैं। इसमें डिटेल इनकम ओ एम बराबर ओ टी, वेज रेट डब्ल्यू बराबर ओ एम बटे ओ टी, स्लोप एम टी का ओ एम बटे ओ टी, ये चित्र बना है उसकी व्याख्या है। इनकम लेजर इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन द एजम्पशन, आय और आराम के बीच जो संतुलन है उसकी व्याख्या इस पर आधारित होती है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना कार्य कर सकता है पर डे। और ई बिंदु पर संतुलन होगा जहां वो कितना आराम करेगा, कितना काम करेगा और उसे कितनी आय प्राप्त होगी। इस पूरे व्याख्या को हम चित्र बना करके आपको दिखाते हैं, तब समझ ज़्यादा आएगा। ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है। देखो इसमें जो 2-3 चित्र बने हैं जिनको बारे में मैंने तुमको बताया, इससे पहला ये है चित्र जिसमें केवल इंडिफरेंस मैप बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये बता रहा है कि ये ट्रेड ऑफ इनकम और लेजर के बीच बताता है। जैसे सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि ये है इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ x वस्तु है और यहाँ y वस्तु है, तो हम इस x वस्तु को मान लेते हैं LEISURE, ये लेजर आराम हो गया, और इसे हम y को क्या मान लेते हैं, आय हो गई, इनकम। ठीक, अब ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया। तो इसका मतलब ये है जो इंडिफरेंस कर्व है वह आय और लेजर के बीच ट्रेड ऑफ बता रहा है। यानी अगर आप मान लीजिए यहाँ ये है, अगर आप डेल्टा वाई लेजर को बढ़ाना चाहते हैं, डेल्टा यल कर दीजिए, तो आपको इसे कितना छोड़ना पड़ेगा, डेल्टा वाई। यही तो आपने पढ़ा है पीछे, इतना इसको छोड़ेंगे इतना ये आपको मिल जाएगा। उल्टा भी है कि अगर आप इसको इतना छोड़ेंगे तो आपको इतना इनकम मिल जाएगी, यानी आराम छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, आय मिल जाएगी। अब इसी बात को हमको कार्य और आराम के बीच व्यक्त करना है, तो इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे ढंग से बना सकते हैं कि ये मान लीजिए अगर हमारा इनकम कांस्टेंट है, ये ए बी, यहाँ आपका लेजर है और वर्क है, क्या है, कार्य और आराम दोनों। तो अब क्या है, अगर यहाँ इनकम है तो अगर आप पूरा आराम करते हैं, वो भी एकदम 24 घंटा सोते ही रहते हैं मान लीजिए, तो कितना आय प्राप्त करोगे, इसका मतलब 0 पाओगे। तो जब पूरा आराम करोगे तो 0 पाओगे। अब मान लो अगर तुम ये सोचते हो कि हम यहां रहें, ये इतना आराम करें L1 के बराबर, और हम, ठीक है, तो L1 के बराबर अगर तुम आराम करोगे तो तुम्हें काम कितना पड़ेगा, ये हो जाएगा आराम, और ये जो एरिया हो गया अभी तुम्हारा क्या हो गया, काम हो गया। तुमने इतना काम किया L1 B1, उसके बदले तुमको अब तुम इतना तुम्हारे पास आय होगी, इतना तुम्हारे पास लेजर होगा, और ये जो आय प्राप्त हुई वो किसके बदले प्राप्त हुई, इतना काम करने के बदले। ठीक है, और अगर तुम बिल्कुल सारा काम ही करो, बिल्कुल आराम मत करो, यहां से यहां तक सारा काम करोगे तब क्या होगा, तो पूरा तुमको आय पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आय और लेजर के बीच जब हम ट्रेड ऑफ की बात करते हैं तो हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ते जाते हैं और उनसे मिलने वाली हमारी आय बढ़ती जाती है।
जितना हम आराम बढ़ाएंगे उतना ही हमारी आय भी क्या होगी, घटती जाएगी। तो और इसके तो एक बिंदु पर हम संतुलन स्थापित करते हैं, जो आपने देखा कि इन मान्यताओं के साथ कि हम अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, वेज रेट हमको दी हुई है। तो ये तो अगर हम यहाँ, यह पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का, ये तो यहाँ हम संतुलन में होते हैं ई बिंदु पर, ठीक है। और ये वही जो चीज़ हमने पीछे बनाया, इतना इसका काम हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, वर्क है, और ये क्या हो जाएगा, इतना LEISUR लेजर हो जाएगा, और यहाँ तो उसका इनकम दिखाई गई है। ये जो है Y1 L1 B। तो यह इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो कार्य और आराम के बीच संतुलन की व्याख्या करता है। बैलेंस लाइफ में सबसे अधिक जरूरी है, बैलेंस। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि सक्सेसफुल लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैलेंस्ड लाइफ। आप बहुत अधिक कार्य 24 घंटे कार्य करते हैं, कोई यह अच्छी बात नहीं है। 24 घंटे आराम करते हैं, यह भी अच्छी बात नहीं है। आपको कार्य और आराम के बीच एक प्रॉपर संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, जिससे आपको पर्याप्त आय भी प्राप्त हो, आपका शरीर भी स्वस्थ हो, आप निरोग भी रहे, आप बीमार भी ना हो, आप और भी दूसरी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें, जैसे परिवार को देख सकें, सामाजिकता निभा सकें, क्योंकि सब मिलकर के किसी व्यक्ति को कंप्लीट बनाते हैं। आप बहुत अच्छे वर्कर हो जाएं, केवल उससे ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। बहुत आप सामाजिक हो जाए, केवल उससे ज़िंदगी नहीं चलती। बहुत अच्छा परिवार के लिए हो जाए, केवल उससे ज़िंदगी नहीं चलती। तो आपको सब कुछ काम भर का, इसीलिए कहते हैं ना कि जरूरी है कि आप बैलेंस बनाना सीखें, कार्य और आराम के बीच बैलेंस, और किसी भी आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं सबके प्रति आप में बैलेंस बनाने की क्षमता होनी चाहिए। तभी लाइफ को हम मानते हैं कि लाइफ ठीक है। अन्यथा सफलता की कोई डिफिनीशन दुनिया में नहीं है कि कुछ भी पा करके आप ये नहीं कह सकते कि नाउ आई एम सक्सेसफुल। सफलता तो ईमानदारी से उस दिन निर्धारित होती है पूरे जीवन की, जिस दिन आप मर जाते हैं और आपकी लाश पड़ी होती है। तो समाज ये बताता है कि आपकी लाइफ सफल रही या असफल रही, ठीक है। इवन आप 80 साल तक बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन 80 साल में आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, तब आपका जीवन पूरा 80 साल का क्या हो जाता है, खत्म हो गया ना। तो फिर सफल रहे कि असफल रहे आप? नहीं सफल रहे ना। इसका मतलब है कि सफलता एक बहुत कठिन ऑब्जेक्ट है, बहुत उसके पीछे भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा सिर्फ बेस्ट एफर्ट करना चाहिए, आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना चाहिए। सफलता असफलता पर आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा प्रयास करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता फॉलो करेगी। आप उसे फॉलो करें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कार्य और आराम के बीच का जो ट्रेड ऑफ है ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसकी व्याख्या है जो इसमें चित्र बना करके की भी गई है। तो ये जो है आप देखिए, अगर इतने काम पूरे काम के बदले आपको इतना अगर आय प्राप्त होती है, इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरी आय मान लो तुम्हारी 100 रुपए की है और ये कुल काम के घंटे मान लो 10 हैं, तो मजदूरी की दर क्या हो जाएगी, वेज रेट क्या होगी, यहाँ तुम आराम से निकाल सकते हो। वेज रेट 100 बटे 10 रुपया, तभी तुमको 10 घंटे का 100 रुपया मिलेगा। तो ये वेज रेट तुम आसानी से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। अब मान लो यहाँ एक बात और यही समझ लो कि अगर मान लो कि तुम्हारी मजदूरी की दर बढ़ गई, तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि कीमत रेखा कैसे बदलती है। इतना ही कार्य करके तुम्हें इतना मजदूरी प्राप्त हो रही थी, अब मजदूरी की दर बढ़ गई तो तुम उतना ही काम करोगे और मजदूरी रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। पता है ना, पहले हुआ था। और मान लो मजदूरी बढ़ गई था, अब मान लो ऊपर हम पाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती जाएगी ये रेखा कैसी होगी, होती जाएगी। और इसके साथ साथ यही तुम एक चीज और समझ लो,
आगे इस चित्र में बना हुआ है, लेकिन तुम इसी में समझो। देखो यहाँ ये देखो, तो अगर ये मजदूरी की दर बढ़ गई यानी ये हो गई, तो पहले जो यहाँ संतुलन था यहाँ, अब क्या होगा? अगर हम इसको मान लें कि वह इतना ही आराम कर रहा है, इतना ही काम कर रहा है, तब भी उसका संतुष्टि का स्तर तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मजदूरी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो कितना बढ़ेगा? अगर हम इस ढाल के बराबर, तुमने पीछे पढ़ा है कि ढाल जो होती है वही रेट को बताता है ना। अगर ढाल बदल गया तो रेट घट गया या बढ़ गया। यहाँ रेट बढ़ गया है, इसका ढाल कैसा हो गया? ऐसे था, थोड़ा ऐसे हो गया ना, ऐसे तो हुआ है। तो अगर हम इसके समानांतर यहाँ से जितना वो पहले काम कर रहा था, वहाँ अगर एक ऐसी रेखा खींच दें, ये समानांतर, तो ये बताएगा कि इतना ही वो काम करेगा, लेकिन अब उसका सेटिस्फैक्शन इस पर कहीं होगा ना, और चाहे जहां भी होगा ध्यान दो तो इसके ऊपर चला जाएगा। इस इंडिफरेंस कर्व को क्या करेगा? ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब कि मजदूरी की दर बढ़ने से उतना ही काम करने पर उसके संतुष्टि का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। काम उतना ही कर रहा है, देखो ना, उतना अभी भी आराम कर रहा है, लेकिन उसका जो अब इसके पैरेलल जो रेखा होगी उस पर उसको मजदूरी प्राप्त होगी, तो अब उसको एक नया कीमत रेखा मिल जाती है यहाँ इसके समानांतर, जो ये बताती है कि यही कीमत रेखा। आपने पीछे पढ़ा है कि ढाल अगर नहीं बदलता है तो कीमत रेखा चाहे जहाँ जाती है कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, अगर इसी ढाल के बराबर रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्लोप ये रहता है और मात्रा ये रहती है, सेटिस्फैक्शन का लेवल उसका ऊपर उठ जाता है। ठीक है, इस तरह से जितना भी वेज रेट बढ़ता जाता है, जाहिर सी बात है जब मजदूरी की दर बढ़ती है तो काम करने की इच्छा भी आपकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो अगर मजदूरी की दर बढ़ती जाए तो ऐसे में जो बेज ऑफर करो होगा, बेज ऑफर करो का मतलब कि विभिन्न बिंदुओं पर वह संतुलन में कहाँ होगा, उनको मिला गया मीन्स यही क्या कहलाएगी? बेज ऑफर कर कहलाएगा, और उससे तय होगा कि सप्लाई ऑफ लेबर कैसा होगा। ठीक है, तो ये मान लो है, इसको मिला देते हैं, थोड़ा साफ बना देते हैं। ये तुम्हारा प्रारंभिक संतुलन है। ठीक है, अब ये कीमत क्या हो गई? बेज रेट बढ़ गई। एक बार और मान लो बेज रेट बढ़ गई। पहले इतना वो संतुलन था यहाँ, तो ये इतना काम कर रहा था ना, इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब क्या हो गया? बढ़ गई मजदूरी, तो अब इतना काम कर रहा है, ये और थोड़ा बढ़ गया, बढ़ा ही नहीं बढ़ा। और अगर मजदूरी ये हो गई तब क्या हो गया? काम थोड़ा और बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। अगर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ। ठीक है, अब अगर संतुलन के इन बिंदुओं को मिलाकर के रेखा खींच दी जाए, जैसे यहाँ से ऐसे, ये तो इसी रेखा को हम क्या कहेंगे? वेज ऑफर कर्व। ठीक है, काम कर मजदूरी की दर बढ़ती जा रही है, काम करने के घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं, और विभिन्न संतुलन बिंदुओं को E1 मान लो, यहाँ में लिख दिया, यहाँ E2 लिख दिया, यहाँ E3 लिख दिया, इन सबको मिला करके अगर हम रेखा खींच दें तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम वेज ऑफर करो कहेंगे। ये देखो इस चित्र में तुम्हारी ये पॉइंट, ये जो है बना हुआ है, वही बना हुआ है, वेज ऑफर कर्व एंड द सप्लाई ऑफ लेबर। अब इस वेज ऑफर कर्व से हम सप्लाई ऑफ लेबर को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो एक तरफ वेज रेट और एक तरफ सप्लाई ऑफ लेबर। कैसे? ये आ रहा है नहीं आ रहा है?
देख लें। हाँ आ रहा है। ठीक, अब देखो क्या है कि अभी हमने तुमको बताया था कि इसमें हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि अगर यह रेखा है तो वेज रेट क्या है। पीछे दिखा है तुमने 100 में 10 का भाग दे दिया तो वेज रेट मिल गया ना। इसका मतलब है कि अगर इसको ओ एम लिखें, इसको ओ बी लिखें, तो वेज रेट निकालने का तरीका क्या हो गया, ओ एम बटे ओ बी, यानी इसका ढाल यार tan थीटा लंब बटे आधार। हमेशा पीछे पढ़े हो ना, बिल्कुल सेम थियरी है, कुछ अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ देखो ये हो गई वेज रेट, यहाँ क्या हो गया वेज रेट, ये हो गया सप्लाई ऑफ लेबर, यहाँ क्या हो जाएगा सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, अब वेज रेट यहाँ ओ एम बटे ओ बी है। ठीक है, तो ये अगर मजदूरी है तो सप्लाई ये है, मजदूरी बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ गई, फिर मजदूरी बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ गई। तो अगर इसको मिला के रेखा खींच दो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा L1, L2 और L3, W1, W2 और W3। ये W1, W2, W3 कैसे मिलेगा, यहाँ वेज रेट निकालेंगे, यहाँ वेज रेट निकालेंगे और यहाँ वेज रेट। ठीक है, तो ऐसे जब मजदूरी की दर बढ़ती जाएगी तो सप्लाई ऑफ लेबर भी क्या होगा बढ़ता जाएगा। मजदूरी दर यहाँ सबसे कम आएगी क्योंकि ओ एम में ओ बी का भाग दोगे, फिर ओ एम 1 बढ़ जाएगा, ओ बी नहीं बढ़ेगा तो इससे ज़्यादा आएगा, ओ एम 2 फिर बढ़ जाएगा और ओ बी नहीं बढ़ेगा फिर उससे ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से ये होता है सप्लाई ऑफ लेबर का वक्र है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि वेज रेट के साथ सप्लाई ऑफ लेबर का रिस्पांस पॉजिटिव होता है। मजदूरी की दर बढ़ती जाएगी तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या होगा बढ़ता जाएगा। लेकिन तुमने पढ़ा है कि यह ऐसा नहीं है कि अनंत काल तक ऐसा होता चला जाएगा कि तुम मजदूरी बढ़ाते जाओ लोग काम करते चले जाएंगे। अल्टीमेटली लोग आराम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। शुरू में मजदूरी बढ़ने पर काम बढ़ता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब मजदूरी आप बढ़ाएंगे तो काम बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, लोगों की आवश्यकताएं चूँकि पैसे के दृष्टिकोण से पूरी हो जाती हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे अब ज़्यादा काम क्या करना और थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो इसीलिए ये सप्लाई रेखा जो सीधे जा रही है वो बहुत दूर आगे जाने के बाद आपने पढ़ा है कि श्रम की पूर्ति रेखा बैकवर्ड स्लोपिंग हो जाती है, वाई एक्स की तरफ क्या होती है मुड़ जाती है। अर्थात एक समय के बाद जो ये सकारात्मक संबंध है, पॉजिटिव संबंध है, ये नहीं रह जाता है। सच पूछो तो संबंध ऋणात्मक हो जाता है कि मजदूरी की दर बहुत ज़्यादा हो जाती है या आपकी आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं, तब आप काम के बदले आराम को ज़्यादा फोकस करते हैं और आप इसलिए अपनी सप्लाई बढ़ाने के बजाय कम कर देते हैं। ऐसा देखा गया, पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद की चीज़ें सारी की सारी ऐसी हैं जो तुम्हें सिर्फ समझाना है और लिखी हुई हैं। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे कि गणनावाचक दृष्टिकोण और तरसता वक्र विश्लेषण दोनों की अगर हम तुलना करें तो कौन कौन सी बात हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। Measurability of utility. Marshall assumed that utility is quantifiable both in principle and practice and easily can be compared. According to indifference curve, utilities are only orderable and not quantifiable. Indifference curve assumes less but explains more. बिल्कुल सीधी सी बात है। गणनावाचक दृष्टिकोण में मार्शल ने यह मान लिया था कि उपयोगिताओं को न केवल मापा जा सकता है बल्कि उनकी तुलना भी आसानी से की जा सकती है। यहाँ इंडिफरेंस कर्व में आपने देखा कि यहाँ उपयोगिताओं को हम केवल आर्डर प्रदान कर सकते हैं और इसमें चूँकि मान्यताएं थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड कम हैं इसलिए यह ज़्यादा एक्सप्लेन करती हैं इन द कंपैरिजन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये थोड़ा बेहतर दृष्टिकोण
प्रदान करती है। अब देखो यहाँ एनालिसिस ऑफ डिमांड विदाउट एज्यूमिंग कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इंडिफरेंस कर्व में हम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माने बगैर भी मांग के सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं, जबकि कार्डिनल अप्रोच में यह जरूरी है कि हम मान कर चलें कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, जबकि यह वास्तव में रहती स्थिर नहीं। आपने देखा कि 100 रुपये रखने वाला, 1000 रुपये रखने वाला, 1 लाख रुपये रखने वाला, तीनों के लिए 1 रुपये का महत्व बराबर नहीं होता है। इसका मतलब कि सीमांत उपयोगिता घटती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें एक स्टेटमेंट है तपस मजूमदार का, जिन्होंने लिखा था मार्शलियन डिमांड थ्योरम कैनॉट जेन्युइनली बी डिराइव्ड फ्रॉम द मार्जिनल यूटिलिटी हाइपोथेसिस except in one commodity model without contradicting the assumption of constant marginal utility of money। तो वही बात तपस मजूमदार ने कही कि अगर एक वस्तु से ज़्यादा है तो हम डिमांड थियरी को ज्ञात नहीं कर सकते जब तक कि हम इसको रिलैक्स न करें कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है। ठीक है, द कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज incompatible with the proof of the demand theorem in a situation where the consumer has more than a single good to spread his expenditure on। अगर वो एक से अधिक वस्तुओं पर व्यय करता है तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम इस मान्यता के साथ व्याख्या कर सकें। आगे ये कहा गया कि सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, उसको अमेंडमेंट ऑफ द एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इनेबल्स द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस टू इनशिएट ए मोर जनरल डिमांड थ्योरम। इंडिफरेंस कर्व ने चूंकि यह मान्यता खत्म कर दी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, इसको मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब ये मांग सिद्धांत की थोड़ा बेहतर व्याख्या करने में समर्थ हो गया इन कंपैरिजन टू कार्डिनल अप्रोच। ग्रेटर इंसाइट इनटू प्राइस इफेक्ट। एक बात यह कही गई कि हमने कीमत प्रभाव गणनावाचक दृष्टिकोण में भी पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ा, लेकिन आपने देखा कि वहाँ हम कीमत प्रभाव को आय और प्रतिस्थापन में अलग नहीं कर पा रहे थे। कारण यह था कि वो मानकर चलता है मार्शल की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मांग की आय लोच सदैव धनात्मक होती है, इसलिए वह बहुत सारी बातों की व्याख्या नहीं कर पाया। यह भी नहीं बता पाया कि कीमत प्रभाव में आय और प्रतिस्थापन दोनों मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ चूंकि हम ये मानकर चलते हैं कि आय और प्रतिस्थापन दोनों मिलकर के कीमत को निर्धारित करते हैं और आय प्रभाव धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, और इसकी व्याख्या बहुत आसानी से हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से किया, कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये बेहतर अप्रोच है। ठीक है, इसी बात को कहा गया मार्शल बाय एज्यूमिंग द कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इग्नोर्ड द इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड द कंपोजिट कैरेक्टर ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। कंपोजिट कैरेक्टर का मतलब कि उसमें आय प्रभाव भी है और प्रतिस्थापन प्रभाव भी है, यह समझने में मार्शल असफल रहा। तपस मजूमदार ने लिखा बाद में कि द एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी obscured Marshall's insight into the truly composite character of the unduly simplified price demand relationship। बस वही कि चूंकि समझ नहीं पाया उसने, इसलिए इस कंपोजिट कैरेक्टर की व्याख्या करने में सफल नहीं रहा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है यह गणनावाचक दृष्टिकोण पर एक सुधार है, कहा जाता है। तपस मजूमदार ने कहा कि इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ ए प्राइस चेंज रियली लीव्स द कार्डिनल आर्ग्यूमेंट इन ए वेरी पुअर स्टेट इंडीड। कि ये जो मान्यता थी
कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मिला करके हम प्राइस इफेक्ट की व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से होने के बाद जो गणनावाचक दृष्टिकोण था उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब और भी ज़्यादा बेचारगी की स्थिति में आ गया, क्योंकि इसकी व्याख्या वह करने में समर्थ नहीं था। इनंसिएशन ऑफ मोर जनरल एंड एडिक्वेट डिमांड थ्योरम, इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा बेहतर ढंग से, ज़्यादा सामान्य रूप में मांग सिद्धांत की व्याख्या करता है, क्योंकि वह कीमत प्रभाव को आय और प्रतिस्थापन में तोड़ देता है। पहला है द डिमांड फॉर ए कमोडिटी वेरीज इन इसके अलावा मार्शल ने अपने गणनावाचक दृष्टिकोण में यह मान लिया था कि उपयोगिताएं स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, और इंडिपेंडेंट मान लेने की वजह से ही वह उस बात की व्याख्या नहीं कर पाया कि कीमत प्रभाव दोनों का मिश्रण है, प्रतिस्थापन प्रभाव का और आय प्रभाव का। और वहाँ एक वस्तु की व्याख्या करनी हो तब तो बहुत बढ़िया है, संतुलन की व्याख्या हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हिग्स ने एक से अधिक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन और मांग सिद्धांत की व्याख्या की, क्योंकि उन्होंने, आपने पीछे देखा कि क्षतिपूरक आय में क्षतिपूरक परिवर्तन और आय में समतुल्य परिवर्तन के माध्यम से बहुत आसानी से उसने बहुत सारी अवधारणाओं की व्याख्या कर ली। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एनालाइजेस कंज्यूमर्स डिमांड विथ लेस सीवियर एंड फ्यूअर एजम्पशंस, ये कम मान्यताओं में उपभोक्ता के व्यवहार की बेहतर व्याख्या करने में समर्थ है। कोई एक ही बात घुमा फिरा करके बार बार उत्तम नहीं है। अब देखो, कुछ ऐसा भी है कि इसकी आलोचना में भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जैसे ये कहा जाता है कि क्या ये नई बोतल में पुरानी शराब है, क्या सब कुछ पुराना ही है, सिर्फ इसको कहने का तरीका और प्रस्तुत करने का जो कलेवर है उसको बदल दिया गया है। तो इसके संदर्भ में देखो, एक 2-3 लाइन इसमें बड़ी बढ़िया लिखी हुई है। सुपीरियरिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व को बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, रॉबर्टसन ने, नाइट ने, आर्मस्ट्रांग ने, इन लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, और नाइट ने रिमार्क किया कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस डिमांड इज़ नॉट ए स्टेप फॉरवर्ड, इट इज़ इन फैक्ट ए स्टेप बैकवर्ड। वास्तव में ये एक कदम आगे नहीं है बल्कि एक कदम पीछे है, क्योंकि किसी अर्थशास्त्री का स्टेटमेंट है, इसलिए इसको ऐसे ही आपको याद करने की ज़रूरत है। रॉबर्टसन ने कहा कि इज ऑफ द व्यू दैट ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, नए बोतल में पुरानी शराब है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है सिंपली सब्स्टिट्यूटेड न्यू। अब क्या देखो, ये इसने कहा कि इसने सिर्फ नए नए शब्दों को एक की दूसरे के स्थान पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, कुछ अलग से ऐसा नहीं किया। जैसे तुमने पीछे पढ़ा यूटिलिटी, हम लोग पहले उपयोगिता पढ़े थे, इसमें उसी को प्रिफरेंस कह दिया गया। क्या कह दिया गया? अधिमान, अनधिमान पढ़े ना, तो कहा कि इसको यहाँ उसी को प्रिफरेंस कह दिया गया। वहाँ हमने 1, 2, 3 कहा था, या इन्होंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कह दिया। ठीक। तीसरा, वहाँ हमने मार्जिनल यूटिलिटी कहा था, इन्होंने यहाँ क्या कह दिया? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और वहाँ हमने प्रोपोर्शनैलिटी रूल का इस्तेमाल किया था। यहाँ इन्होंने, वहाँ हमने कहा था कि जहाँ बराबर हो सीमांत उपयोगिता और कीमत, वही ना, अनुपात बराबर हो वहीं संतुलन होगा। यहाँ इन्होंने कह दिया कि जहाँ एमआरएस बिटवीन एक्स एंड वाई तथा प्राइस रेशियो बराबर हो। तो एग्जैक्ट सारा सेंटेंस वही है जो हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में पढ़ा था, सिर्फ कहने का तरीका और उसको एक्सप्लेन करने का दृष्टिकोण बदला हुआ है। तो इसलिए कहा कि ये नई बोतल में पुरानी शराब है।
रॉबर्टसन और आर्मस्ट्रांग ने एक्सप्लेन किया इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिराइव एट द हिक्सियन प्रिंसिपल ऑफ ए डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई विदाउट मेकिंग यूज ऑफ द मार्शल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, कहा कि जो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर यहाँ हम यहाँ पढ़े हैं ना, तो रास्ता बगल क्या बताता है? घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर। उसने कहा यह किसी कीमत पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है यदि आपको सीमांत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जानकारी न हो। तो इसका मतलब कि ये किस पर आधारित है? उसी गणनावाचक दृष्टिकोण पर जिसकी व्याख्या पीछे की गई है। अब लेकिन हिग्स ने कहा कि ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यह वास्तव में ये उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में एक सकारात्मक परिवर्तन है। ठीक है, तो इंडिफरेंस करो की आलोचना, पहली आलोचना है कि अनरियलिस्टिक एजम्पशंस है। जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस बनाया गया उसके बारे में जो मान्यताएं ली गई वह अवास्तविक हैं। यही कारण है कि हिग्स ने खुद भी आगे चल करके अपने दूसरे कंट्रीब्यूशन में रिवीजन ऑफ डिमांड थियरी में इसको अस्वीकार कर दिया और इस मान्यता को छोड़ दिया, स्केल ऑफ प्रेफरेंस वाली। ठीक है, एक दूसरी आलोचना है जिसको आर्मस्ट्रांग ने किया कि कंज्यूमर इज इनडिफरेंट ऑन ईच पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये कहा जाता है ना कि तटस्थ वक्र के हर बिंदु पर उपभोक्ता क्या होता है? उदासीन होता है, अर्थात तो कोई भी कॉम्बिनेशन लेने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखो एक उदाहरण को दिखाया, तो आर्मस्ट्रांग ने कहा कि वास्तव में वह उदासीन नहीं है, सच्चाई यह है कि वो उसकी मेंटल इनएबिलिटी है। मेंटली ही इज नॉट एबल एक्चुअली टू चूज एनी कॉम्बिनेशन because he is not able to decide which one combination is good or which one combination is bad। वो ये तय ही नहीं कर पाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो उसके लिए उसने कहा कि अगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, तो जिसे देखो ये अगर हम बताएं, ये अगर इंडिफरेंस पर उसमें बना हुआ है ये है, और ये अगर हम एक मार्क बना दें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ, इतना पास पास अगर हम और भी पास ले सकते हैं, इसी उसके बीच में कभी हजारों पॉइंट हो सकते हैं और पास हो सकते हैं। और उतने पास पास के संयोग अगर पूछा जाए बताओ कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो नॉर्मली हम ये बता ही नहीं पाते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इतना कम डिफरेंस होता है, इतना 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 कम होता है कि योर माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट। वो अंतर ही नहीं कर सकता है कि कौन अच्छा है कौन। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने आपसे कभी बताया है कि अभी मैं आपसे कह दूं जितने लोग बैठे हैं सब लोग हमको गाना सुनाइए, एक तरफ से तुम खड़ी हो जाओ और सुनाओ, और तुमको हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड के आधार पर एक किताब पुरस्कार में देंगे। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं एक तरफ सबने गाना शुरू किया, पहला गाना हम सुनते हैं तो हमको ठीक है कुछ लगता होगा, हमारे दिमाग में ये अब हो गया कि कैसा सुनाया। दूसरे ने गाया तो भी अब हम अच्छे से बता सकते हैं कि कौन अच्छा गाया कौन खराब गाया। तीसरे ने गाया, चौथे ने, पांचवें ने, छठे ने, अब तक भी हो सकता है मेरे दिमाग में ये हो कि ये सबसे अच्छा है, ये उसके बाद है, ये इसके बाद। लेकिन जब इसमें 25, 50, 100, 150 लोग शामिल हो जाते हैं तब दिमाग ये कंफ्यूज हो जाता है कि अब हम किसको अच्छा बताएं किसको बुरा बताएं। तो जो मैनुअल प्रैक्टिस होती है, अब कोई इंस्ट्रूमेंट आप लगाए हो, कोई आपके पास ऐसा यंत्र हो जो माप रहा हो, तब तो अलग बात है। लेकिन आप जो मैनुअल प्रैक्टिस है सुन करके अच्छा बुरा आपको बताना है, तो यू मे नॉट बी एबल टू डिक्लेयर दैट दिस वन पार्टिसिपेंट इज बेस्ट। हो सकता है कि आप ये न घोषित कर पाएँ कि यह पार्टिसिपेंट सबसे अच्छा है। तो वास्तव में उस समय तो वो इनडिफरेंट होने वाली बात नहीं है, जैसे यहाँ कहता है वो इनडिफरेंट नहीं है, वो तटस्थ नहीं है, वास्तव में वो समझ नहीं पा रहा है। तो यह उसकी इनएबिलिटी है। और सच्चाई यही है कि हर आदमी, जैसे तुमसे कोई पूछे कि खाना क्या खाओगे,
ईमानदारी से तो मेरे मन में कुछ है ही कि ये बन जाता तो अच्छा था, कि नहीं रहता है। लेकिन अब तुम लोगों का ध्यान रख करके, बहुत ठंडक है तो बनाने वाले का ध्यान रख करके, या बाकी लोगों की इच्छा के अनुसार कह देते हो अरे जो भी बनाओगे ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि कुछ भी खाना हो तुम इनडिफरेंट हो, खा लोगे कोई बात नहीं, चाहे जहर भी खा लोगे, ऐसा नहीं है। यू हैव ए पर्टिकुलर चॉइस। आपसे अगर ये बिल्कुल फ्रीडम आपको दे दी जाए और सारे कंडीशंस हटा दिए जाएं तो आप जरूर बता देंगे कि हमको ये खाने का मन है। तो सबकी अपनी चॉइस होती है, प्रेफरेंसेस होती हैं। आप ऐसा नहीं कि कोई भी कॉम्बिनेशन आप लेने को तैयार हो जाते हैं। आपके दो विद्यार्थी चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे पूछा किसको वोट देंगे, आप पब्लिक में भले कहते हैं कि अरे दोनों ठीक हैं, ऐसा कतई नहीं है कि दोनों ठीक हैं और आप दोनों आपकी पसंद है। निश्चित रूप से एक ज़्यादा पसंद होगा और एक कम पसंद होगा, कारण चाहे जो हो इसे मतलब नहीं है। तो इसलिए हमेशा आपकी अपनी चॉइस होती है, आप इंडिफरेंट नहीं होते। आर्मस्ट्रांग ने कहा कि ये जो इंडिफरेंस होने की बात है ये जस्ट बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी है, कि यू आर अनेबल टू डिफरेंशिएट, आप ये बता नहीं पाते इसलिए है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की व्याख्या ऐसी है कि यह पूरी तरह से एम्पिरिकल भी नहीं है और पूरी तरह से ये गणनावाचक दृष्टिकोण की तरह भी नहीं है, ये बीच में है। इसलिए इसको सुम्पीटर ने कहा कि मिडवे हाउस है। कैसा है? ये मध्यम मार्ग है। फेलियर टू एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर एंड अनसर्टेनिटी। देखो, मान्यता ही शुरू से है कि उपभोक्ता को सब कुछ पता है ना। हम पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पर एक्सप्लेन करते हैं कि कंडीशंस आर नोन, कंज्यूमर नोज एवरीथिंग, अर्थात निश्चितता की दशा होती है, सब कुछ उसे ज्ञात है। कहते हैं उपभोक्ता सर्वप्रभुता संपन्न है, सब कुछ जानता है। तो ये सब कुछ जानता है कि मान्यता पर सारी व्याख्या हुई है, जबकि सच्चाई यह है कि हम तुम बीइंग ए कंज्यूमर कुछ नहीं जानते ना। और दोनों के बारे में, उपभोक्ता के बारे में क्रेता सारा कुछ जानता है और विक्रेता के बारे में उपभोक्ता सब कुछ जानता है। यह मान्यता तो 100% गलत है, क्योंकि न हम विक्रेता के बारे में कुछ जानते हैं, न विक्रेता हमारे बारे में कुछ जानता है। और नई वस्तु तो फिर भी चलो ठीक है, पुरानी वस्तुओं का अगर रीसेल हो रहा है तब तो एकदम किसी के बारे में कोई नहीं जानता। जैसे मेरी गाड़ी तुम खरीदना चाहो तो बाहर से बड़ी चामाचूम सब कुछ एकदम बढ़िया है, हम कहेंगे अरे चली ही कितनी है देख लो, लेकिन तुमको क्या पता कि एक बार लड़ी थी उसका इंजन खत्म हो चुका है, तो जानते हो तुम। तो ऐसी अनसर्टेनिटी की स्थिति में कैसे बिहेवियर करेगा कंज्यूमर का? बिहेवियर क्या होगा भाई? जबकि सच्चाई यह है कि समाज में ऐसी ही परिस्थितियां ज़्यादा रहती हैं और पता होने वाली परिस्थितियां कम रहती हैं। और इंडिफरेंस कर ऐसी सिचुएशंस में कुछ भी एक्सप्लेन करने में असमर्थ है, जहाँ कुछ आपको पता ही ना हो। ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ वीक ऑर्डरिंग एंड इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। कमजोर ऑर्डरिंग यही है, जो हम इंडिफरेंट होते हैं, इस तटस्थता पद पर कहीं भी रह लेंगे, यह कमजोर क्रमबद्धता है। मजबूत क्रमबद्धता का मतलब है कि केवल इसी को लेंगे, इसके अलावा न इधर कुछ लेंगे न तो इधर कुछ लेंगे। क्या खाएंगे? कुछ भी खा लेंगे, एक कमजोर क्रमबद्धता है। लेकिन आलू की पूड़ी खाएंगे, ये क्या है? ये मजबूत क्रमबद्धता है। क्यों? क्योंकि आलू की पूड़ी नहीं बनी तो कुछ नहीं खाएंगे, पक्का है इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ जो कमजोर क्रमबद्धता की बात करता है, कहीं भी खा लेंगे, तो यह व्याख्या करता है। According to the hypothesis, the consumer can be indifferent between certain combinations. विभिन्न संयोगों के प्रति वह उदासीन होता है, ऐसी मान्यता है। Hicks himself realized its drawback and left it in his later work Revision of Demand Theory. Revision of Demand Theory में हिक्स ने खुद समझा कि ये गलत मान्यता है और इसको छोड़ दिया। सैमुअल्सन ने प्रपोज किया स्ट्रांग ऑर्डरिंग मीन्स डेफिनेट कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड and proposed third rate route of logical theory of demand term as
रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी। तो सैमुएल्सन ने खुद एक सबल क्रमबद्धता की बात कही और इंडिफरेंस कर्व की जगह एक तीसरे सिद्धांत की व्याख्या की, जिसे थर्ड रूट ऑफ थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से जाना जाता है, और वह है रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत। इसकी सीमाएं क्या है? इट इज़ रॉन्गली एज्यूम्ड दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज ही सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर of real world is guided by custom habit in his daily purchase, whether or not they provide him maximum satisfaction. Due to the indivisibility of certain items, it is difficult to equalize the margarita substitution of money for a good with its price. तीन बातें हैं जो इसकी आलोचना में शामिल है। नंबर एक है कि यह मान्यता कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, यह सही नहीं है। कारण यह है कि जीवन के बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब वो अपनी आदत, रीति रिवाज और परंपराओं की वजह से पैसा खर्च करता है, भले उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो चाहे ना हो। इसके अलावा चूँकि वस्तुएं पूर्णतया विभाज्य नहीं होती, जबकि मान्यता है कि पूर्णतया विभाज्य होती हैं, क्योंकि इंडिविजिबिलिटी होती है, इसलिए हर वस्तु के संदर्भ में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को बराबर कर पाना व्यवहारिक नहीं है और न संभव है। तो ये सारी आलोचनाओं के साथ हम इंडिफरेंस कर्व का पूरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको कोई दिक्कत समझ में आती है